उत्तर प्रदेश की सियासत का असली रंग चुनावी मौसम में दिखता है, जब जातियां सिर उठाकर अपने हक और हिस्से का सौदा करती हैं। 2027 के रण की दस्तक होते ही ठाकुरों की अगुवाई, कुर्मियों की रणनीति और लोध बिरादरी की सियासत की चालबाजी पूरे प्रदेश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। यह वही मैदान है जहां पर हर चुनाव से पहले जातीय ध्रुवीकरण की बिसात बिछा दी जाती है। राजनीतिक दल हर घर हर मोहल्ले तक पहुंचकर अपने पाले को मजबूत करने में जुट जाते हैं। ठाकुर समाज का पुराना दबदबा, कुर्मी समाज की बढ़ती राजनीतिक ताकत और लोध समाज के सौदेबाज तेवर मिलकर ऐसी पटकथा लिख रहे हैं जिसमें कि सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथों में नजर आती है। 2027 के चुनाव में कौन किसकी चौखट तक जाएगा, कौन समाज का नेता कहलाएगा और किसकी सौदेबाजी सत्ता का रिश्ता तय करेंगी, इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण रचते नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं है, सिर्फ जातीय जोड़ तोड़ और मौका देकर लड़ाई का नया पैमाना। इस बार खेल सिर्फ वोटों के नहीं बल्कि अस्मिता, पहचान व सौदेबाजी का रोमांच का समर है, जिसमें कि हर जातीय मोहर उत्तर प्रदेश का तख्त पलट सकती है। कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक महाकाव्य चल रहा है। यहाँ की राजनीति का कोई साधारण खेल नहीं है बल्कि एक जीवंत नाटक है। यहाँ जातियां राजा रानी की तरह सत्ता सिंहासन पर दावा ठोकती हैं। आज की जो कहानी है वह ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज के तीन शक्तिशाली योद्धाओं की है, जो अब तक चुपचाप बीजेपी का रथ खींचते आते थे, लेकिन अब अपनी ताकत दिखाकर सौदेबाजी का खेल खेल रहे हैं। यह कहानी 2027 के विधानसभा की चुनाव की पृष्ठभूमि बुन रही है, जहां भाजपा की नींव हिल रही है और जबकि सपा अपने पीडीए की ढाल को मजबूत कर रही है। तो आइए इस रोचक कथा को सुनते हैं जैसे कि कोई पुरानी लोक कथा हो, लेकिन वर्तमान की सच्चाई से भरी हुई कहानी की शुरुआत होती है योगी राज में, जहां ठाकुर समाज का योद्धा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंहासन पर विराजमान है। ठाकुर, जो कि प्रदेश के 7 से 8% आबादी है, भाजपा के वफादार सिपाही रहे हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने पार्टी के को कुल 49 विधायक दिए, ज्यादातर ठाकुर चेहरे। लेकिन समय बदला और 2024 की लोकसभा चुनाव में ठाकुर का दिल टूट गया, टिकट कम मिले, प्रशासन में हिस्सेदारी घटी। क्षत्रिय समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर 11 अगस्त को लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में बैठक बुलाई। एमएल सिंह, जय विजय सिंह ने जो बुलाई यह पंचायत, जहां पर 40 से अधिक विधायक इकट्ठा हुए, जिसमें कि मुख्य रूप से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जनसत्ता के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और सपा से निकल गए आए अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह प्रमुख थे। वे चिल्लाए कि हम ठगे गए हैं, कुटुंब परिवार बनाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। पश्चिम यूपी के रैलियों का बहिष्कार, महापंचायतें और ठाकुर का गुस्सा लावा की तरह फूट पड़ा है। वे कहते हैं कि योगी ठाकुर हैं, लेकिन ठाकुरवाद के नाम पर हमें ही किनारे कर दिया। अब आते हैं कुर्मी समाज के किसान योद्धा पर। कुर्मी ओबीसी के मजबूत स्तंभ 7 से 9% आबादी वाले हैं, जिनकी जड़ें खेतों में हैं और वे भाजपा के साथ चले और 2022 में 41 विधायक दिए और 27 भाजपा से गठबंधन से किए और स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल जैसे नेता उस पदों पर बैठे। लेकिन 2024 का चुनाव कुर्मियों के लिए धोखा साबित हुआ। वोट किसके? क्योंकि हिस्सेदारी कम लगी। कुर्मी विधायक अब बैठकें कर रहे हैं और मंत्रिमंडल में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। एक कुर्मी नेता ने कहा कि हमारे वोट से भाजपा जीती, लेकिन अब हमारी आवाज को दबाई जा रही है। नगरपालिका चुनाव में कुर्मी और मुस्लिम गठजोड़ दिखे, जो कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। फिर लोध समाज का योद्धा, जो कि 4 से 5% आबादी वाला है, लेकिन इतिहास का बड़ा नाम, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय से भाजपा का मजबूत आधार रहा। साक्षी महाराज जैसे नेता अब खुलकर नाराज हैं। वे रोते हैं कि कल्याण सिंह और उमा भारती के बाद हमें भी भुला दिया गया। सम्मानजनक हिस्सेदारी कहाँ है? लोधी विधायक कुर्मी जाटों के साथ में मिलकर दबाव बना रहे हैं, जैसे तीनों योद्धा एक संघ बना लें। सोशल मीडिया पर हंगामा है, ठाकुर ठगे जा रहे हैं, कुर्मी लोध ओबीसी आरक्षण में पिछड़ रहे हैं। ये तीनों मिलकर के 20% से ज्यादा वोटरों को हिला सकते हैं, जो कि चुनावी मैदान को उलट पुलट कर सकता है। अब कहानी का ट्विस्ट, यह एक ताकत का प्रदर्शन, सौदेबाजी है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा उसी पर पड़ने वाला है। क्योंकि भाजपा का पारंपरिक आधार है ये। समर ठाकुर
और ओबीसी कुर्मी और लोध। 2024 में ओबीसी वोट खिसके और 62 सीटों से ये 33 सीटों पर सिमट गए। ठाकुरवाद के आरोप से दलित और पिछड़े दूर हो रहे हैं। अपराध, पेपर लीक और बेरोजगारी ये मुद्दे युवाओं को भाजपा से अलग कर रहे हैं। पार्टी में दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई, ठाकुर ब्राह्मण असंतोष और सर्वे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ओबीसी नहीं लौटे तो 2027 में भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव अब पुराना पड़ गया है, जातीय ध्रुवीकरण अब नया हथियार हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कहानी अलग है। अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की एक मजबूत किला है। ठाकुर जैसे सवर्ण यहाँ बहुत कम महत्वपूर्ण है। 2024 में सपा ने दलित पिछड़ों को टिकट देकर जीत हासिल की। कुछ ठाकुर नेता अब सपा की ओर रुख कर रहे हैं। एनकाउंटर और उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है और कुर्मी लोध भी सपा की तरफ झुक सकते हैं, लेकिन सपा सतर्क है। ठाकुर बनाम कुर्मी की लड़ाई से बचना होगा। कुल मिलाकर सपा पर इसका असर कम, क्योंकि इसका आधार अलग है। बसपा भी फायदा उठा सकती है, लेकिन दलित मुस्लिम पर फोकस करेंगे वो। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स पे। 2027 में अगर लामबंदी जारी रही तो भाजपा का ओबीसी सवर्ण गठजोड़ टूटेगा। सपा बसपा मजबूत होगी और भाजपा के पास समय है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देकर असंतोष को वो कम कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर मुद्दे बड़े हैं। क्या ये योद्धा भाजपा से अलग होंगे या सौदा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की यह राजनीति का महाभारत 2027 में फैसला देगी, जहां ताकत दिखाने वाले जीतेंगे और उपेक्षित हारेंगे। यह कहानी बताती है कि राजनीति में वफादारी नहीं, सिर्फ सौदेबाजी चलती है, और इस सौदेबाजी के बीच में आपका भी सौदा होता है। राजनीति के नाम पे सौदा होता है। जो विकास आपके गांव में होना चाहिए वो राजनीति के नाम पर सौदा हो जाता है, और ये सौदा होने वाला है। आपका भी सौदा होने वाला है, आपके वोट का सौदा होने वाला है। आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जाएगा, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपका अच्छी सड़कें नहीं दी जाएंगी, लेकिन इसका सौदा किया जाएगा। आप सौदेबाजी का शिकार होंगे और आपको इस सौदेबाजी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपने वोट विकास के नाम पे नहीं, जाति के नाम पर दिया है। यह विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और इसी मित्रता के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नमस्कार।